पाकिस्तान को पहलगाम हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ठोस तैयारियां अब शुरू हो गई है। इसके लिए चौतरफा एक्शन दिखाई दे रहा है। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। दूसरी तरफ पीएमओ में ताबड़तोड़ बैठकों का सिलसिला चल रहा है। ज़्यादा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। बताएं लक्ष्मण जी। देखिए, दरअसल जैसे जैसे ये समय बीतता जा रहा है, मामला ठंडा होने की बजाय भारत की तरफ से तैयारियां काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही हैं। उस तैयारियों को सिलसिले में एक सबसे ताज़ा जो घटनाक्रम हुआ है वो ये है कि गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों के राज्यों जो हैं उनको निर्देश जारी किया है कि आप अपने यहाँ सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल करें। सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल करने का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए कोई एयर स्ट्राइक हो रहा है तो सायरन बजे तो कैसे समझें कि एयर स्ट्राइक का सायरन है। अगर ये सायरन बजता है तो हमें क्या करना है, इस बात का आपको इंतजाम करना है। कहीं पूरे इलाके में बिजली की बत्ती गुल हो जाती है, ब्लैकआउट होता है तो वहाँ पे कैसे निपटना है, इसकी तैयारी आपको करनी है। कहीं पे आपको ऐसा होता है कि हमें किसी जगह को खाली करना है जल्दी में, तो कैसे खाली कर सकते हैं, इस तरह से आपको रिहर्सल करना है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, वहाँ पे कोई अटैक होता है तो कैसे बचा जाए, तो सिविल डिफेंस के लिए इस तरह के रिहर्सल करने की बात की गई है। और 7 मई को ये रिहर्सल सभी राज्य, जितने राज्यों को निर्देश जारी किए गए उनको किया जाएगा। तो मुझे लगता है सबसे ताज़ा ये जो डेवलपमेंट हुआ है ये अपने आप में एक इशारा करता है कि भारत पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि आने वाले दिनों में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई होती है तो आम लोगों को इसका कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। बाकी कई सारे बैठकों का सिलसिला जारी है। और कौन कौन सी बैठकें हुई इसके अलावा, और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए लक्ष्मण जी? देखिए, अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे, गृह मंत्री थे, यहाँ पे रक्षा सचिव थे और वहाँ पे रणनीति तैयार की गई कि अब तक क्या क्या हुआ है और आने वाले दिनों में सरकार की रणनीति क्या है, उस रणनीति के लिए हम कितने तैयार हैं। मिसाल के तौर पर अगर सैन्य कार्रवाई होती है तो हमारे पास किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और इस इंतजाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसकी बातचीत हुई। विदेश मंत्री के साथ बातचीत हुई कि दुनिया भर में किस तरह से मैसेजिंग की जाए ताकि पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सके। इससे पहले दोपहर में रक्षा सचिव के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इससे पहले आप देखें तो निर्मला सीतारमण अभी विदेश दौरे पर हैं, वहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख के साथ बातचीत हुई जिसमें कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान की फंडिंग को किस तरह से रोका जाए, इसकी बातचीत हुई। इससे पहले रविवार में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल हुई, वहाँ सभी सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई और सैन्य उपकरण खरीदने को लेकर के अब सामान्य प्रक्रिया से हट करके फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत सैन्य उपकरण खरीदे जाएं, इसकी तैयारी की जा रही है। इस बीच चिनाब नदी पर एक बांध से पानी जाने को लगभग रोक दिया गया है। तो अब जो सिंधु जल समझौते को रोकने का ऐलान जो किया गया था वो जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। तो अब जमीन पर काफ़ी चीज़ें तेज़ी से घटनाक्रम बदल रही हैं जो एक तरफ से इशारा कर रही है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी घटना या फिर बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस के कार्यक्रम में पाकिस्तान पर जल्द ही कठोर कार्रवाई का साफ संकेत दिया है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि आप जो चाहते हैं वो जरूर होगा। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। पाकिस्तान अब प्यास से तड़पने वाला है क्योंकि भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम के सभी गेट बंद कर दिए हैं और पानी पूरी तरीके से रोक दिया है। कल रामबन जिले में मौजूद इस अहम डैम के सभी गेट बंद किए गए। इसकी वजह से चिनाब का बहाव बेहद कम हो गया है। बगलिहार डैम के बाद सलाल डैम के गेट भी बंद कर दिए गए हैं जिनकी वजह से अब पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने जो दांव चलना शुरू किए हैं उनका असर अब बहुत जल्द पाकिस्तान में दिखाई देने वाला है, क्योंकि चेनाब नदी पर बने बगलिहार डैम का पानी भी रोक दिया गया है।
रामबन जिले में मौजूद इस डैम के सभी गेट बंद किए जा चुके हैं, जिस वजह से पाकिस्तान तक पहुंचने वाले पानी की रफ्तार बेहद कम हो चुकी है। भारत के इस एक्शन का असर ये हुआ कि चेनाब के जिस रास्ते को पार करना चुनौती होता था, वहां लोग बड़े आराम से रास्ता पार कर रहे हैं। कभी इन विशाल चट्टानों के ऊपर बहने वाला चेनाब का पानी अब घुटनों से नीचे आ गया है। आज से पहले इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है यहाँ पर सिर्फ पन बिजली बनाने की इजाजत होती थी, पानी को रोक नहीं सकते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहलगाम हमले के बाद इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाल दिया है और उसके असरात जो है विजिबल दिखाई दे रहे हैं कि दरियाई चिनाब का पानी बिल्कुल कम हो गया। लोग दरिया किनारे आकर फोटोज ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। ये सामने पत्थर देखेंगे कितने बड़े बड़े पत्थर है, ये इसके ऊपर से है जो दरियाई चिनाब जो है उफान मारता हुआ लहरें यहाँ से गुजरती थी, लेकिन आज जो है पूरा इलाका सूख गया है। बगलिहार डैम इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आता है। 317 मीटर लंबे और 144 मीटर ऊंचाई वाले इस डैम की विद्युत उत्पादन क्षमता 900 मेगावाट है। इसमें 395.95 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोरेज किया जा सकता है, यानी इससे 36,970 फुटबॉल स्टेडियम भरे जा सकते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि इसका पानी रुका तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध जैसे राज्यों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिस वजह से पाकिस्तान के बड़े हिस्से में सिंचाई और पीने के पानी का संकट पैदा हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के लिए आने वाला एक एक दिन बहुत भारी साबित होने वाला है। तो भारत ने पाकिस्तान के से पहलगाम के इंतकाम की तैयारी पूरी कर ली है और इससे पाकिस्तान खौफ में आ गया है। आवाज़ अड्डा में आज इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसा इंतकाम दहलेगा पाकिस्तान 7:57 पर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रेटिंग एजेंसी मूडीज ने ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को इससे सबसे बड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ अगर पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता वहां पर जारी रहती है और भारत के साथ तनाव भी नहीं संभलता तो पाकिस्तान की जीडीपी नीचे जा सकती है। मूडीज की रिपोर्ट में जिक्र है कि इस तनाव से भारत की अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तनाव बढ़ा और रक्षा खर्चे में बढ़ोतरी हुई तो ये भारत की वित्तीय स्थिति पर असर डाल सकता है। रिपोर्ट ने यह भी साफ किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध की संभावना नहीं दिखती है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी हमले के तार प्रतिबंधित संगठन अल उमर मुजाहिदीन से जुड़े हैं, जिसका मुखिया है मुश्ताक अहमद जरगर। मुश्ताक अहमद जरगर वही आतंकी है जिसे 1999 में हुए कांधार हाईजैक के दौरान मौलाना मसूद अजहर के साथ छोड़ा गया था। एनआईए सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक जरगर के संगठन अल उमर मुजाहिदीन के समर्थकों ने इस हमले में ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद की थी। सूत्रों के मुताबिक मुश्ताक अहमद जरगर फिलहाल पाकिस्तान में है, लेकिन श्रीनगर के नेटवर्क पर उसकी पकड़ बनी हुई है। पाकिस्तान ने भले ही भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है, लेकिन उसकी इस बचकानी हरकत की वजह से बाकी देशों के एयरलाइंस भी उससे दूरी बना रहे हैं। एयर फ्रांस, लुफ्तांसा और ब्रिटिश एयरवेज जैसी बड़ी एयरलाइंस पाकिस्तानी एयरस्पेस से बच रही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं रोहन सिंह। बताएं रोहन, एयर स्पेस को लेकर इंटरनेशनल एयरलाइंस का रुख क्या है? जी बिल्कुल, ऐसा साफ लग रहा है कि पाकिस्तान की इस बचकानी हरकत से जो नुकसान हुआ है वो खुद पाकिस्तान को हो रहा है। वो उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि सिर्फ भारत के जो एयरलाइंस हैं उनके लिए तो उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद किया, लेकिन जितनी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो भी अब पाकिस्तान के एयर स्पेस से बच रही हैं। लुफ्तांसा और एयर फ्रांस, इन दोनों ने स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगले नोटिस तक वो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा जो तमाम जो फ्लाइट ट्रैकिंग पोर्टल्स हैं उनके मुताबिक
कई सारे और एयरलाइंस जिसमें कि ब्रिटिश एयरवेज है, आपका स्विस इंटरनेशनल एयरवेज है, इसके अलावा एमिरेट्स है, ये सारे जो हैं इनकी कई सारी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान के एयर स्पेस से जो है वो बच रही हैं। और पिछली बार जब पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया था तो हर दिन उसे लगभग $3 लाख का नुकसान हुआ था। इस बार स्टेक्स ज़्यादा हैं क्योंकि सिर्फ भारतीय एयरलाइंस ही नहीं, तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस भी पाकिस्तान के एयर स्पेस को अवॉइड कर रही हैं। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान का एयर स्पेस देखें तो बहुत ही चुनिंदा फ्लाइट्स ही हैं यहाँ पे। जो अनुमान है लगभग अगर पिछले बार के मुकाबले देखा जाए तो हर महीने पाकिस्तान को 75 करोड़ का नुकसान हो सकता है लैंडिंग, पार्किंग और जो नेविगेशन चार्जेस हैं उसके बदौलत। तो काफ़ी नुकसान लग रहा है और साफ साफ जो जितने इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस वक्त अवॉइड कर रही हैं। शुक्रिया रोहन। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार आज बढ़त पर बंद हुआ है। बाजार में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सेंसेक्स 295 पॉइंट चढ़कर 80,797 पर और निफ्टी 114 पॉइंट चढ़कर 24,461 पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। SBI कोटक के नतीजों ने निफ्टी बैंक पर ज़रूर थोड़ा प्रेशर दिया, लेकिन मार्केट का बाकी हाल बता रही है कंचन नौटियाल। तो आज था हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। डेफिनेटली आज बाजार में जो हमें मोमेंटम देखने को मिला है, अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। ये बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले अगर निफ्टी की गेनर्स की बात करी जाए तो डेफिनेटली खबरों के दम पे हमें अडानी स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं एंटरप्राइजेज 7% बढ़ता हुआ नजर आया है, पोर्ट्स में भी 6.5% की तेजी, इसके अलावा ट्रेंड 4.5% और श्रीराम फाइनेंस भी करीब 4.5% की बढ़त के साथ आज बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए रिजल्ट आए थे उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे सीधा देखने को मिला है। JSW स्टील 2% की कमजोरी, ONGC क्रूड के न्यूज़ पे लेके वहाँ पे हमें एक गिरावट देखने को मिली और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नतीजों के बाद यहाँ पे भी 1.5% तक का प्रेशर आया है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी अडानी का नाम सबसे पहले आता है। अडानी टोटल गैस में 11% के गेन्स देखने को मिले हैं। मोतीलाल ओसवाल 0.25% की तेजी। IGL की बात करी जाए तो यहाँ पे 7% का इजाफा देखने को मिला है। वहीं HPCL भी आज करीब 7% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट में PI इंडस्ट्री, भारतीय हेक्साकॉम, प्रीमियम एनर्जी और साथ ही साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज में आज हमें एक पेन आता हुआ दिखाई दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। ब्रेंट $60, WTI $57 के नीचे कारोबार कर रहा है। MCX पर भी दाम 4900 से नीचे है। इस गिरावट का भारतीय बाजार पर कैसा असर पड़ेगा, बता रही हैं दीपाली राणा। कच्चे तेल में भारी गिरावट देखने को मिली और ब्रेंट का भाव $60 के नीचे तक स्लिप हुआ और अगर लेवल्स के हिसाब से देखें तो 2021 के बाद ये लेवल्स देखने को मिले हैं, यानी कच्चा तेल 4 ईयर के लोस पर ट्रेड कर रहा है। अब ये गिरावट क्यों आई है, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है ओपेक प्लस की तरफ से, जहां उन्होंने जून में जो प्रोडक्शन है उसको सर्च करने की बात की है और ये प्रोडक्शन 4,11,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने की बात की गई है, वो भी उस सिनेरियो में जहां डिमांड को लेकर कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि एंटिसिपेट ये किया जा रहा था कि बढ़ोतरी तो होगी बट इतनी नहीं होगी। गोल्डमैन सैक्स की रिसेंटली रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि 1,40,000 बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी ओपेक प्लस की तरफ से हो सकती है ओवरऑल प्रोडक्शन में, और उस आंकड़े के सामने ये 3 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि इससे पहले मई में भी ओपेक प्लस ने 4,11,000 प्रति बैरल की प्रोडक्शन बढ़ोतरी करने की बात की थी। तो यानी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर ही 8 लाख बैरल प्रतिदिन से ज्यादा की सप्लाई कच्चे तेल की मार्केट में आते हुए दिखाई देगी और इसी ओवर सप्लाई की चिंता के बीच में ही प्राइसेस हमने करेक्ट होते हुए देखे हैं। इससे पहले भी जो पूरे अप्रैल में हमने गिरावट देखी वो डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन की वजह से देखी, जहां पर उन्होंने जो टैरिफ वॉर शुरू की है उसके बाद रिसेशन फियर्स, डिमांड स्लो डाउन की चिंता ऑलरेडी बनी हुई, जिसके कारण प्राइसेस ऑलरेडी अंडर प्रेशर थे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्राइसेस क्या यहाँ से और नीचे जा सकते हैं, तो तमाम एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ये है कि शायद थोड़े बहुत प्राइसेस और नीचे आए, लेकिन अब जो तमाम नेगेटिव्स हैं वो इस भाव पर प्राइस्ड इन होने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी शायद यहां से और फर्दर ना दिखाई दे। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो इस साल का जो एवरेज उनका है ब्रेंट और WTI को लेकर, तो WTI में $59 और ब्रेंट पर $63 के एवरेज की वो बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें अब इंडिया इम्पैक्ट की, तो कई सेक्टर्स हैं, कई पॉकेट्स हैं जिनके लिए इसे पॉजिटिव के तौर पर देखा जा रहा है। शुरुआत करें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ, तो उनके लिए पॉजिटिव है कच्चे तेल का गिरना, क्योंकि कच्चे तेल में कमजोरी होने से उनके मार्जिन्स एक्सपैंड होते हैं जो भी बिक्री वो करते हैं।
सिमिलरली अगर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें जैसे कि ONGC या ऑयल इंडिया, उनके लिए नेगेटिव डेवलपमेंट है क्योंकि लोअर ऑयल प्राइसेस डायरेक्टली उनके जो रेवेन्यूज अर्न होते हैं पर बैरल सोल्ड उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव डेवलपमेंट ONGC ऑयल के लिए। साथ ही पेंट, एविएशन, टायर, लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर्स, सीमेंट, केमिकल्स, ये वो तमाम पॉकेट्स हैं जिनके लिए कच्चे तेल में कमजोरी पॉजिटिव है क्योंकि जो मेजर चंक ऑफ रॉ मटेरियल ये तमाम कंपनीज यूज करती हैं वो ऑयल डेरिवेटिव्स होते हैं और इसीलिए लोअर प्राइसेस यानी उनके लिए लोअर इनपुट कॉस्ट, तो पॉजिटिव इन तमाम पॉकेट्स के लिए। और भारत में स्टारलिंक को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाइसेंस मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने सिक्योरिटी गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, गाइडलाइंस आ जाने से स्टारलिंक के लिए कितना आसान होगा रास्ता? देखिए, अभी सरकार ने 2 कंपनियों OneWeb और रिलायंस जियो को GMPCS लाइसेंस दिया है, लेकिन अभी तक ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि अगर कोई बाहर की कंपनी आती है और लाइसेंस के लिए आवेदन करती है तो उसको कौन सी सिक्योरिटी गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। अब सरकार ने एक नई कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस जारी कर दी है। पहले के मुकाबले गाइडलाइंस काफी आसान है, हम ये कह सकते हैं। दूसरा ये कि इन गाइडलाइंस में एक क्लैरिटी आ गई है कि अगर आपको भारत के अंदर एक सर्वर लगाना है, आपको गेटवे भारत के अंदर लगाना है, अगर वो आप करेंगे तो ये आपको काफी आसानी से ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये इस गाइडलाइंस के चलते स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने का रास्ता काफी आसान हो गया है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि स्टारलिंक ने बहुत सारे गाइडलाइंस का ऑलरेडी पालन कर लिया है। कुछ मामलों में उसको सिर्फ अंडरटेकिंग देना, जैसे वो इनको अंडरटेकिंग दे देता है तो कंपनी को सरकार लाइसेंस दे देगी। इन्हीं सिक्योरिटी गाइडलाइंस की वजह से सारा मामला अटका हुआ था। तो जैसे ये सिक्योरिटी गाइडलाइंस का पालन कर लिया जाएगा, स्टारलिंक को तुरंत सरकार नया लाइसेंस दे देगी और उसके बाद स्पेक्ट्रम मिलते ही कंपनी भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज की शुरुआत कर सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असीम। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिना कंफर्म टिकट के ट्रेन में यात्रा करना अब आपको महंगा पड़ सकता है। वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व क्लास में यात्रा करते समय पकड़े गए तो आपसे ट्रेन का किराया वसूला जाएगा, साथ ही जुर्माना भी लगेगा और हो सकता है कि आपको ट्रेन से उतार भी दिया जाए। अगर आप ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आपके पास कंफर्म टिकट जरूर हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब रेल मंत्रालय सख्ती करने जा रहा है ऐसे यात्रियों पर जो बिना कंफर्म टिकट के रिजर्व क्लास में यात्रा करते हैं। हालांकि ये जो नियम है ये कुछ नया नहीं है, लेकिन इस बारे में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मई के महीने से काफी सख्त एक्शन लिया जाएगा उन यात्रियों के खिलाफ जो कि रिजर्व क्लास में कंफर्म टिकट के बिना यात्रा करते हुए पकड़े जाएंगे। मंत्रालय की तरफ से सभी टीटीज को ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी यात्री वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व क्लास में, चाहे वो स्लीपर हो या फिर एसी हो, वहां पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या एक्शन लिया जाएगा ये भी मैं आपको बता दूं कि टीटी की तरफ से आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर मैं जुर्माना राशि की बात करूं तो इस स्लीपर क्लास में 250 रुपए और एसी क्लास में ये 440 रुपए प्रति पैसेंजर जुर्माना है। न सिर्फ जुर्माना बल्कि टीटी आपको अगले स्टेशन पर उतार सकता है और साथ ही साथ जिस स्टेशन से आपने ट्रेन पकड़ी है और जो अगला स्टेशन है वहां तक का पूरा किराया भी आपको देना पड़ेगा। तो ये सख्ती की जा रही है रेल मंत्रालय की तरफ से। मकसद यही है कि जो लोग रिजर्व क्लास में वेटिंग टिकट के साथ ट्रेवल करते हैं, ऐसे में इन कोचेस में काफी भीड़ भाड़ हो जाती है और जो कंफर्म टिकट के यात्री होते हैं उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और एक अनुमान के मुताबिक लाखों ऐसे यात्री हैं जो रोजाना वेटिंग टिकट के साथ सफर करते हैं और ऐसे ही यात्रियों को अब पकड़ने के लिए स्पेशल ड्राइव रेलवे की तरफ से चलाई जाएगी, स्पेशल टीमों को उतारा जाएगा और अगर कोई भी यात्री वेटिंग टिकट के साथ रिजर्व कोचेस में यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा है कि हॉलीवुड समेत अमेरिकी फिल्म उद्योग तेजी से खत्म हो रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा
बनता जा रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि अब समय आ गया है कि फिल्में दोबारा अमेरिका में बनाई जाएं। Movie tariffs, what they've done is other nations have been stealing the movies, the movie-making capabilities from the United States. And I said to a couple of people, what do you think? I've done some very strong research over the last week, and we're making very few movies now. Hollywood is being destroyed. Now, you have an incompetent, grossly incompetent governor that allowed that to happen, so I'm not just blaming other nations, but other nations, a lot of them, have stolen our movie industry. And I'm saying if they're not willing to make a movie inside the United States, then we should have a tariff on movies that come in. And not only that, governments are actually giving big money. I mean, they're supporting them financially. So that's sort of a threat to our country in a sense. And it's been a very popular thing. I can tell you one thing, movie makers love it. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।